आज हम अगली यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, फोर्थ यूनिट, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एजुकेशनल डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, सेंटर टेंडेंसी। सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल डाटा। तथ्य संकलन क्या होता है? तथ्य संकलन की बात जब हम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि तथ्य संकलन किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर हम तथ्य संकलन नहीं करेंगे तो वो समस्या अधूरी ही मानी जाएगी या उसके परिणाम विश्वसनीय और वैध परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि हम देखते हैं पूरी अनुसंधान का सार ही आंकड़े होते हैं। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस समस्या में, इस शोध कार्य में ये कमी है, ये अच्छाई है, ये समाज के लिए किस प्रकार से लाभप्रद होगी, वो सारी बातें हम आंकड़ों के आधार पर ही कर सकते हैं। हम देखते हैं कि आंकड़े या तथ्य सामाजिक यथार्थ के किसी वर्ग के विषय में तथ्यों के नवीन अभिलेख तैयार करते समय अथवा पूर्व में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सूचनाएं प्राप्त करने की एकत्रित की गई सामग्री को कहा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय अथवा प्रलेखीय आधार पर, क्षेत्रीय जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े और प्रलेखीय इसको बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े, आधार पर हम जो भी सामग्री एकत्रित करते हैं वह आंकड़ा कहलाती है। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देना चाहूंगी। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जिनको व्यक्ति क्षेत्र में जाकर आंकड़े एकत्रित करता है, जिनको वो आंकड़े एकत्रित करता है वो क्षेत्र में जाकर करता है, अर्थात स्वयं ही उन आंकड़ों को तैयार करता है। अर्थात प्राथमिक का मतलब यह प्रथम रूप से उन आंकड़ों को प्राप्त करता है। द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो पहले किए हुए आंकड़ों में से अपने लिए चीजें लेते हैं, अर्थात पहले से किए हुए होते हैं, उनमें से ही अपनी समस्या से संबंधित जो भी चीजें हैं वो ली जाती है। आंकड़ा शब्द से अभिप्राय प्रत्युत्तरों के अभिलेखन से है। डाटा इसमें आया एजुकेशनल डाटा। डाटा बहुवचन का वर्ड है जबकि डेटम एक वचन है। गिलफोर्ड ने, ये देखेंगे, गिलफोर्ड ने न्यूमेरेटिव डाटा अर्थात अंकात्मक प्रदत्त के आधार पर इनको दो भागों में बांटा है, एनुमेरेटिव और मैट्रिक। एनुमेरेटिव अर्थात गणनाश्रित जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिसको हम गिन सकते हैं। गणना अर्थात जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे 2 छात्र हैं, 6 व्यक्ति हैं, 5 छात्र हैं, 5 छात्राएं हैं, जिनको हम गिनतियों में बता सकते हैं, वो होते हैं गणनाश्रित। और मीट्रिक अर्थात जिसको हम माप सकते हैं। मीट्रिक में से शुरू हो रहा है, अर्थात जिसको हम माप सकते हैं, जिनका मापन किया जा सकता है। जैसे 5 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, इनका हम माप सकते हैं। इनको हम मापने के आधार पर, माप के आधार पर ही हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। प्रदत्त संकलन का महत्व अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। प्रदत्त संकलन, डाटा का अर्थ यहाँ पर आंकड़े, तथ्य, प्रदत्त, ये तीनों ही इसके अर्थ होते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा अर्थात प्रदत्त का महत्व। पहला महत्व है बेस ऑफ रिसर्च। ये अनुसंधान का आधार है। अनुसंधान का आधार कैसे है? जब हम कार्य करते हैं, कोई भी अनुसंधान कार्य के लिए हम रिसर्च वर्क करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। आंकड़े हम एकत्रित करेंगे तो ही तो आपकी रिसर्च विश्वसनीय और वैध होगी। इसको हम कह सकते हैं कि बेस ऑफ रिसर्च, यह अनुसंधान का आधार है। इसके बिना हम रिसर्च कार्य पूर्ण नहीं कर सकते, रिसर्च कार्य अधूरा ही रह जाता है। दूसरा पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, अर्थात कार्य कारण संबंध की खोज की जाती है। कार्य कारण संबंध की कोई भी कार्य होगा, उसके कारणों को हम डाटा के माध्यम से ही निकालेंगे। कोई भी अपन कार्य कर रहे हैं, कोई भी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य के पीछे जो कारण होंगे, उन कारणों को हम पता डाटा के माध्यम से ही लगा पाएंगे। अर्थात डाटा क्या है? कार्य कारण संबंध की खोज करता है ये डाटा। तीसरा महत्व है प्रिसेप्शन ऑफ रियलिटी अर्थात यथार्थ का बोध। हम देखते हैं डाटा जब एकत्रित करते हैं तो वास्तविक चीज में जाकर, प्रत्यक्ष रूप से जाकर
हम आंकड़े एकत्रित करते हैं तो हम कह सकते हैं ये यथार्थ का बोध कराती है, वास्तविक जीवन का बोध कराती है, क्योंकि हम उस क्षेत्र में जाकर डाटा एकत्रित करते हैं। अगला है हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थात समस्या के निदान में सहायक है। समस्या के निदान में सहायक कैसे है? हम देखते हैं बहुत सारी समस्याएं होती है, उनके लिए हम कौन कौन सी समस्याएं हैं और किन किन कारणों से हो रही है, होने के बाद उनका हम निदान करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ये समस्या के निदान में सहायक है। जैसे आंकड़ों के संकलन द्वारा यह ज्ञात हो जाए कि छात्र असंतोष का मुख्य कारण शिक्षा प्रणाली के दोष और शिक्षा के प्रति उदासीनता है, तो सरलता से उन तरीकों को ढूंढा जा सकता है जिनके द्वारा इस समस्या का समाधान हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब यही है, हम समस्या से संबंधित सूचनाओं का एकत्रित करते हैं तो सबसे पहले उन कारणों को ढूंढते हैं और कारणों को ढूंढने के बाद उनका उपचार कर सकते हैं आंकड़ों के माध्यम से। अगला पॉइंट है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, अर्थात तुलनात्मक अध्ययनों में सहायक। हम देखते हैं समाज में बहुत सारी समस्याएं होती है, तो उनके अलग अलग डाटा एकत्रित होकर आते हैं, अलग अलग आंकड़े एकत्रित होकर आते हैं। एक ही परिस्थिति में बहुत सारे आंकड़े एकत्रित होते आते हैं, तो उन आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन हम डाटा के माध्यम से ही कर सकते हैं। अगर आपके पास आंकड़े नहीं होंगे, प्रदत्त नहीं होंगे, तो उनका आप तुलना नहीं कर सकते। अगर तुलना नहीं कर सकते हैं तो आपकी रिसर्च पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययनों में भी इसकी आवश्यकता है, तुलनात्मक अध्ययनों में भी ये सहायक है। हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ चेंज, परिवर्तन के अध्ययन में सहायक। हम देखते हैं कि समाज एक परिवर्तनशील है, समाज में बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे संयुक्त परिवार में परिवर्तन, आंकड़ों के संकलन में परिवर्तन। ये समाज में जो परिवर्तन की स्थिति है, इन परिवर्तनों का पता हम कब लगाएंगे? जब हमारे पास आंकड़े एकत्रित होंगे, जब हमारे पास अलग अलग जगह के, अलग अलग परिस्थितियों के, अलग अलग समाज के आंकड़े एकत्रित होंगे, तभी हम इन चीजों को बता सकते हैं कि उस जगह ये हो रहा है, उस जगह ये हो रहा है, उस जगह ये हो रहा है। ये परिवर्तनशीलता का पता भी हम आंकड़ों के माध्यम से ही लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में महत्व। हम देखते हैं कि हम डाटा एकत्रित करने जाते हैं तो सबसे पहली या सबसे ज्यादा आवश्यकता प्रशासन की होती है। अगर हम प्रशासन हमें कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम डाटा एकत्रित नहीं कर पाएंगे, और जो भी हमने टूल्स डाटा के लिए, प्रश्नावली या जो भी हमने कुछ बनाया है, तो उसको प्रशासित हम किस प्रकार से कर रहे हैं, उसका प्रशासन किस प्रकार से ले रहे हैं, उन चीजों को हमको ध्यान में रखना है। विद्यालय है, चिकित्सालय है, इनमें प्रशासन होता है। अगर ये प्रशासन हम जाते ही अपने टेस्ट वगैरह दे दें तो वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें वहाँ के कर्मचारियों से मिलना होगा, वहाँ प्रशासन कौन चला रहा है उनसे मिलना होगा, तभी हम अपने डाटा एकत्रित कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा के प्रकार मतलब आंकड़ों के प्रकार दो तरीके से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, अर्थात प्रकृति के आधार पर और मौलिकता के आधार पर। प्रकृति के आधार पर हम देखते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा अर्थात गणनात्मक आंकड़े। गणनात्मक आंकड़े वही होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि पहले बताया था, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, 1, 2, 1000, 2000, 25, 30, ये सब आंकड़े हैं आपके, जिनमें हम गणना के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, वो हो जाते हैं आपके गणनात्मक आंकड़े। और अगला है क्वालिटेटिव आंकड़े, क्वालिटेटिव डाटा अर्थात गुणात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़े के अंतर्गत हम देखते हैं स्पर्श है, अभिवृत्ति है, संवेग है, अवस्था है, विशेषता है। इन चीजों का जब हम निरीक्षण करते हैं, इन चीजों का जब निरीक्षण किया जाता है, इस प्रकार से जब हम देखते हैं, डाटा निकालते हैं, तो ये चीजें हो जाती हैं आपके गुणात्मक आंकड़े, जिनमें हम गुण देखते हैं, गुण देते हैं, स्पर्श है, इस प्रकार के जो गुण देखे जाते हैं वो हो जाते हैं आपके गुणात्मक प्रकार के आंकड़े। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, मौलिकता के आधार पर देखें तो आंकड़े दो प्रकार के हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वही होते हैं जो प्राथमिक स्रोत होते हैं। प्राथमिक स्रोत अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर
या संबंधित व्यक्तियों से साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि के द्वारा आंकड़े प्राप्त करता है। इसे प्राथमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनुसंधानकर्ता पहली बार सामग्री को मूल स्रोतों से प्राप्त करता है। इसे क्षेत्रीय सामग्री भी कहा जाता है। क्षेत्रीय सामग्री अर्थात क्षेत्र में जाकर वो आंकड़े प्राप्त करता है, उस क्षेत्र में स्वयं जाकर आंकड़े प्राप्त करता है, क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं उस क्षेत्र में जाकर अवलोकन करता है और संबंधित लोगों से संपर्क स्थापित करता है। पीवी यंग ने कहा है, प्राथमिक स्रोत सबसे पहले स्तर पर एकत्रित की जाती है एवं इसके संकलन तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व उस अधिकार पर रहता है जिसने मौलिक रूप से इन्हें एकत्रित किया था। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के दो स्रोत हैं। दो स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है समस्या से संबंधित व्यक्ति। समस्या से संबंधित जो व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति से भूतकाल की चीजें लेने के साथ साथ ही भविष्य में भी, भविष्य की बातें भी बता सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, समाज सेवी है, व्यापारी है, ये व्यक्ति से संबंधित है। समस्या से संबंधित व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के अनुभव के आधार पर, अतीत के अनुभवों के आधार पर उन घटनाओं का भविष्य भी बता सकते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा। प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा कैसे आंकड़े एकत्रित करते हैं? जैसे हम प्रत्यक्ष में जाकर अनुसंधान करता स्वयं किसी समूह या संगठन के संबंध में आंकड़ों का अवलोकन कर उन्हें एकत्रित करता है, अर्थात स्वयं प्रत्यक्ष अवलोकन करता है, स्वयं जाकर उन आंकड़ों को एकत्रित करता है। इसके संबंध में कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन करते हैं तो कुछ सावधानियों की आवश्यकता पड़ती है कि कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। जैसे अनावश्यक एवं बेकार आंकड़ों को एकत्रित न करें। प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा जिन आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है उनके प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार न हो। तीसरा, आंकड़े अव्यवस्थित ढंग से एकत्रित किए हुए होने चाहिए। चौथा, सामूहिक जीवन का निरीक्षण करते समय अनुसंधानकर्ता सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस न होने दे कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है। और दूसरा प्रकार जिसमें देखते हैं मौलिकता के आधार पर, पहला प्राथमिक आंकड़ा था, दूसरा है सेकेंडरी डाटा अर्थात द्वितीयक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो अध्ययनकर्ता प्रकाशित, अप्रकाशित प्रलेखों, पत्र, डायरी, पांडुलिपि आदि से प्राप्त करता है। ये द्वितीयक आंकड़े होते हैं, इनके अंतर्गत ये चीजें आती है जो पांडुलिपियां हैं, पत्र है, लेख है, अनुसंधान सार है, उनमें से अपने आंकड़े निकालता है। पीबी यंग ने कहा है, द्वितीयक तथ्य सामग्री वह है जिसे मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त करने के बाद एकत्रित किया जाता है। मतलब एक बार प्राप्त हो गई, उसके बाद उसमें से भी हम सामग्री लेते हैं, उसको बोलते हैं द्वितीयक सामग्री या द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने के दो स्रोत हैं, एक तो है व्यक्तिगत प्रलेख और एक है सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत आते हैं जैसे किसी की डायरी है, पत्र है, कोई संस्मरण है, ये चीजें आती हैं आपकी व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत। और सार्वजनिक प्रलेख वो होते हैं जैसे किसी की पुस्तक है, पुस्तक में से हम डाटा ले रहे हैं, कोई प्रतिवेदन है उसमें से ले रहे हैं, कोई रिकॉर्ड है उसमें से ले रहे हैं, कोई शिलालेख है उसमें से ले रहे हैं। तो ये चीजों के माध्यम से जो डाटा एकत्रित किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम सार्वजनिक प्रलेख। अब द्वितीयक आंकड़ों को संकलन करने में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे जिस सामग्री का संकलन किया जा रहा है वह वर्तमान अध्ययन के लिए उपयोगी होनी चाहिए, इसका अनुसंधानकर्ता को पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, पहला। दूसरा, वह जिस द्वितीयक सामग्री को एकत्रित कर रहा है उसके अध्ययन विषय के लिए उस अध्ययन विषय के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। जो द्वितीयक सामग्री आप एकत्रित कर रहे हो और जो भी समस्या है आपकी, उसके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उसे यह भी देखना चाहिए कि इकाइयां सजातीय है या नहीं, अर्थात जिस समस्या से संबंधित आप ले रहे हैं उसी से रिलेटेड है या दूसरे से रिलेटेड है। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है? हम देखते हैं प्राथमिक आंकड़ा, पहला अंतर, प्राथमिक आंकड़ा कच्चे माल की तरह है। कच्चे माल की तरह कैसे है? क्योंकि वो उसी टाइम फर्स्ट बार ही लिया जा रहा है, प्रथम बार ही अनुसंधानकर्ता स्वयं ले रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कच्चे माल की तरह है। वो ही अध्ययन के बाद उसमें स्वरूप निर्धारित करता है।
जबकि द्वितीयक आंकड़ा पके हुए माल की तरह है या तैयार माल की तरह है। क्योंकि तैयार माल कैसे है? क्योंकि वो आंकड़े पहले से तैयार किए हुए होते हैं, पहले से किए हुए होते हैं, फिर अनुसंधान करता उसमें से आंकड़े लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्वितीयक आंकड़े तैयार माल की तरह है। दूसरा अंतर जो देखते हैं हम, प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। मौलिक कैसे होते हैं? हम पहली बार ही उन चीजों को ले रहे हैं, तो अर्थात वह उसमें नवीनता होती है, लोचकता होती है, मौलिकता होती है, क्योंकि उसका संकलन अनुसंधान करता पहली बार ही करता है। द्वितीयक आंकड़े मौलिकता का अभाव होता है। मौलिकता का अभाव कैसे होता है? कि वो पहले से ही विश्लेषित और निर्वचन किया जा चुका होता है, पहले से ही उनका विश्लेषण किया जा चुका होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्वितीयक आंकड़े मौलिक कम होते हैं या मौलिकता का अभाव होता है। तीसरा अंतर हम देखते हैं कि प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में अधिक समय, धन और श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो प्रथम बार किए हुए होते हैं, इसलिए अधिक समय भी लगता है, अधिक धन भी खर्च होता है, अधिक श्रम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस कार्य को हम पहली बार करते हैं तो उसमें ताकत ज्यादा लगती है, पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। जबकि द्वितीयक आंकड़े मितव्ययी होते हैं। मितव्ययी इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें कम खर्चा लगता है, कम श्रम की आवश्यकता होती है और कम समय लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि वो पहले से तैयार हुआ होता है, उसमें से आपको आंकड़े लेने होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें समय, धन और श्रम की आवश्यकता कम होती है। चौथा अंतर हम देखते हैं तो प्राथमिक आंकड़ों में सत्यापन का गुण अधिक होता है। सत्यापन का गुण अधिक इसलिए होता है क्योंकि हम खुद ही उसका निरीक्षण कर रहे हैं, खुद के द्वारा ही आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसमें सत्यापन का गुण अधिक होता है, विश्वसनीयता का गुण अधिक होता है, वैधता का गुण अधिक होता है। और द्वितीयक आंकड़ों में इसकी संभावना कम होती है, क्योंकि सत्यापन का गुण कम, क्योंकि हम जो आंकड़े ले रहे हैं वो दूसरों के किए हुए में से ले रहे हैं, इसलिए कह नहीं सकते कि वो सत्यापन हो, उनका सत्यापन का गुण हो उनमें, क्योंकि वो पहले से ही तैयार हुए होते हैं और अपनी समस्या से रिलेटेड कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज नहीं आ रही है, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। अर्थात द्वितीयक आंकड़े जिस रूप में है उनका उसी रूप में उपयोग करना आवश्यक है। जिस रूप में हम ले रहे हैं उसी रूप में उपयोग करना है, क्योंकि पहले से तैयार है, तो जिस रूप में है उन्हीं को ले रहे हैं। और प्राथमिक आंकड़ों में हम सत्यापन का गुण होता है क्योंकि हम खुद ले रहे हैं। अगला अंतर देखते हैं, प्राथमिक आंकड़े में एक समय में एक व्यक्ति के लिए प्राथमिक हो सकता है। प्राथमिक आंकड़े एक समय में एक व्यक्ति के लिए प्राथमिक हो सकता है क्योंकि वो प्रथम बार कर रहा है, जबकि द्वितीयक आंकड़ों में कुछ समय के बाद वही तथ्य दूसरे अध्यापनकर्ता के लिए द्वितीयक बन जाता है, क्योंकि आपने जो आंकड़े एकत्रित किए प्रथम बार किए हैं तो वो प्राथमिक हो गए। द्वितीय बार अगर हम कर रहे हैं दूसरों की चीज में से हम अपनी चीज निकाल रहे हैं और वो दूसरे के लिए भी द्वितीयक हो जाता है, क्योंकि वो भी उसी में से निकाल रहा है। सोर्स ऑफ डाटा, डाटा के स्रोत कौन कौन से हैं? प्राइमरी एंड फील्ड, सेकेंडरी और डॉक्यूमेंट, अर्थात प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े जैसे कि प्राथमिक आंकड़े या प्राथमिक स्रोत, जिनसे अध्यापनकर्ता प्रथम बार तथ्यों अथवा विभिन्न जानकारी को संकलित करता है, इसे क्षेत्रीय स्रोत भी कहा जाता है। जैसे कि अभी हम बता ही रहे थे, प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ा, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े अर्थात स्रोत भी वही चीज आ जाते हैं। प्राथमिक स्रोत आपके कौन कौन से हैं और द्वितीयक स्रोत आपके कौन कौन से हैं। पीवी यंग ने कहा है, प्राथमिक स्रोत का तात्पर्य उन सभी मौलिक सूचनाओं अथवा आंकड़ों से है जिन्हें स्वयं अध्ययनकर्ता प्राथमिक स्रोतों द्वारा प्राप्त करता है। प्राथमिक स्रोत को हम आधार सामग्री, प्रथम स्तरीय सामग्री तथा क्षेत्रीय सामग्री आदि नामों से भी जानते हैं। द्वितीयक स्रोत की जब बात करते हैं तो द्वितीयक स्रोत अर्थात लुंडबर्ग ने कहा है, सामान्यतः अनुसंधानकर्ता प्राथमिक स्रोतों के आधार पर अपनी अनुसंधान सामग्री के लिए निर्भर नहीं रहते, बल्कि द्वितीयक स्रोत भी उसे मूल्यवान, महत्वपूर्ण और अनिवार्य आंकड़े प्राप्त करने
तथा उनके अनुसंधान के अधूरे कार्य को पूरा करने में सहायक होते हैं। द्वितीयक स्रोत उन्हें कहा जाता है जिनमें प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्री या पहले से प्रस्तुत की गई सामग्री सम्मिलित होती है। द्वितीयक स्रोत वे आंकड़े होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी द्वारा किसी लक्ष्य से एकत्रित किए जाते हैं। द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत ऐतिहासिक प्रलेख, ऐतिहासिक डायरियां, जीवन इतिहास आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब देखते हैं गुणात्मक आंकड़ों की व्यवस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, अर्थात गुणात्मक आंकड़ों की व्यवस्था आप कैसे करते हैं। आंकड़े आप निकालते हैं, आंकड़े तैयार करते हैं, लेकिन उनको आप गुणात्मक कैसे बनाओगे। गुणात्मक का मतलब यह है कि उनकी व्यवस्था आप गुणात्मक रूप में कैसे करते हैं। अर्थात प्रश्नावली, प्रेक्षण और गहन साक्षात्कार से प्राप्त गुणात्मक आंकड़े बहुत बड़े होते हैं, बहुत विस्तीर्ण होते हैं। किसी भी विप्लव से, मतलब किसी भी परेशानी से बचने के लिए उनको व्यवस्थित कर विशिष्ट प्रतिरूपों, श्रेणियों व वर्णात्मक इकाइयों में वर्गीकृत करना आवश्यक हो जाता है। पैटर्न ने एक सुझाव दिया है। पैटर्न ने कहा है कि व्यक्ति को अपने आंकड़ों की 4 प्रतियां करवा लेनी चाहिए। 4 प्रतियां करवानी चाहिए, जिनमें से एक पूर्ण प्रति सुरक्षित रख लेनी चाहिए, क्योंकि यह आंकड़े अमूल्य व अनूठे होते हैं। किसी आंकड़े के खो जाने पर यह ज्ञात करना असंभव है कि प्रेक्षण में वास्तव में क्या चर्चा हुई थी। और दूसरी प्रति का क्या यूज करते हैं, दूसरी प्रति जो होती है उनमें आंकड़े के उपचार में अंत तक प्रयोग की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रेक्षण में, कार्यस्थल पर या साक्षात्कार में अंकित टिप्पणियां पूरी है। तीसरी प्रति का प्रयोग अनुसंधानकर्ता को जांच में पाए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए की जानी चाहिए। इस प्रति पर अतिरिक्त टिप्पणी भी अंकित की जा सकती है। चौथी जो प्रति होती है उसका प्रयोग गुणात्मक आंकड़ों की व्यवस्था करने में अनेक काट छांट करनी पड़ती है, कुछ चीजें चिपकानी पड़ती है, कुछ चीज कहीं मिसप्रिंट हो गया है तो वह लगानी पड़ती है। इसके लिए आपको यूज करनी चाहिए। हम देखते हैं कि गुणात्मक आंकड़ों की व्यवस्था प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का वर्गीकरण और उनकी क्रम सूची बनाना एक आवश्यक चरण है। कभी कभी आंकड़े इतने अधिक होते हैं कि उनके लिए साधारण वर्गीकरण प्रणाली का सृजन संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में आंकड़ों की व्यवस्था कंप्यूटरों द्वारा की जाती है। अब गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण व व्याख्या। गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण का अर्थ है व्यवस्थित सामग्री को उसमें निहित तथ्यों की खोज के लिए अध्ययन। यह अध्ययन यथासंभव दृष्टिकोणों से या तो नए तथ्यों का पता लगाने या पहले से ही ज्ञात तथ्यों की पुनः व्याख्या करने के लिए किया जाता है। गुणात्मक सामग्री के विश्लेषण के लिए अधिकतर अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कंटेंट एनालिसिस। अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या होता है? जो प्रदत्त या तथ्य अनुसंधान में प्राप्त होते हैं वे बहुधा संप्रेषण द्वारा ही किसी न किसी रूप में प्राप्त होते हैं। ये तथ्य शब्दों में होते हैं, उनका संबंध गुणात्मक होता है। ये तथ्य मौलिक और लिखित किसी भी रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्राप्त प्रदत्त सामग्री का विश्लेषण करके अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। प्राप्त सामग्री का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध विश्लेषण करके विवेचनात्मक अध्ययन करने की प्रविधि ही अंतर्वस्तु विश्लेषण कहलाती है। डेफिनेशन ऑफ कंटेंट एनालिसिस। अंतर्वस्तु विश्लेषण की परिभाषा दी है कैपलन ने। कंटेंट एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू कैरेक्टराइज द मीनिंग इन ए गिवन बॉडी ऑफ डिस्कोर्स इन ए सिस्टमैटिक एंड क्वांटिटेटिव फैशन। अर्थात कैपलन कहते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण एक विशिष्ट संप्रेषण के अंतर्गत निहित अर्थ का क्रमबद्ध और मात्रात्मक ढंग से विवेचना प्रस्तुत करती है। अंतर्वस्तु विश्लेषण हम करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं, तो वो एक तरीके से क्रमबद्ध होती है और मात्रात्मक ढंग से आंकड़े प्राप्त होते हैं। दूसरी परिभाषा दी है बेरलसन ने।
Content analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communication. अर्थात अंतर्वस्तु विश्लेषण अनुसंधान की वह प्रविधि है जिसमें संप्रेषण द्वारा प्राप्त सामग्री के व्यक्त रूप का वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक ढंग से वर्णन किया जाता है। कहने का मतलब यही है कि किसी भी कंटेंट का मात्रात्मक और वस्तुनिष्ठ ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से वर्णन किया जाता है तो वो कंटेंट एनालिसिस कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस, अंतर्वस्तु विश्लेषण की विशेषताएं। पहली विशेषता है डॉक्यूमेंट एनालिसिस अर्थात प्रलेख विश्लेषण। हम देखते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण में प्रलेखों का विश्लेषण किया जाता है। प्रलेख जो होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट जो होते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। और ये प्रलेख होते हैं जैसे लेख है, किसी की कहानी है, किसी का उपन्यास है, कविता है, टीवी है, कथानक है आदि कुछ भी हो सकते हैं। यह एक व्यक्ति के या कुछ व्यक्तियों के हो सकते हैं। दूसरी विशेषता है कम्युनिकेशन एनालिसिस, संप्रेषण विश्लेषण। अर्थात इस विधि में किसी संप्रेषित सामग्री अर्थात किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सामग्री का विश्लेषित, व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक ढंग से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इस विश्लेषण द्वारा यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि संप्रेषित सामग्री का मनोविज्ञान क्या है अथवा संप्रेषित करने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। अतः संप्रेषण विश्लेषण का मतलब यही है कि जो भी विषय वस्तु होती है, कोई भी सामग्री है, उसका वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध रूप से हम जब अध्ययन करते हैं, मात्रात्मक रूप से जो अध्ययन करते हैं, वो संप्रेषण विश्लेषण कहलाता है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी होती है कंटेंट एनालिसिस में, ऑब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। अर्थात अंतर्वस्तु विश्लेषण में सत्य रूप में किया हुआ होना चाहिए। अंतर्वस्तु विश्लेषण जब हम करते हैं वो सत्य रूप में किया हुआ होना चाहिए। उसकी अभिवृत्तियां, व्यक्तिगत संपर्क, विचार, संवेग आदि का प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। डेफिनेटनेस, निश्चितता, अंतर्वस्तु विश्लेषण से प्राप्त परिणामों में निश्चितता का गुण होना चाहिए। अर्थात विश्लेषण से प्राप्त परिणामों में अनिश्चितता और अस्पष्टता का गुण नहीं होना चाहिए। कोई भी अध्ययनकर्ता विश्लेषण से वही निश्चित और स्पष्ट परिणाम प्राप्त करेगा जो एक बार विश्लेषण से प्राप्त हुए होते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी अर्थात मात्रात्मक अध्ययन, अंतर्वस्तु विश्लेषण से विश्लेषण करते समय अध्ययनकर्ता मात्रात्मकता पर अधिक बल देता है। मात्रात्मकता का अर्थ होता है प्रदत्तों का अंकों में प्रवर्तित करना। हम देखते हैं कि मात्रात्मक क्या होता है, जो अंक होते हैं, अंकों के रूप में हम गुणात्मक चीजों को मात्रात्मक रूप में परिवर्तित करते हैं। इस तकनीक द्वारा विश्लेषण करते समय तथ्यों की बारंबारता नोट की जाती है और यह बारंबारता अंकों में होती है। इसलिए यह अध्ययन मात्रात्मक अध्ययन कहलाता है, क्योंकि मात्रात्मक में जब चीज लेते हैं हम अंकों में होती है, गुणात्मक की चीजें हम अंकों में परिवर्तित करते हैं, उसमें बारंबारता को देखा जाता है। अगली विशेषता है सिस्टमैटिक अर्थात क्रमबद्ध अध्ययन। हम देखते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण में क्रमबद्ध अध्ययन होता है, व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जाता है। इसके कुछ पद दिए गए हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण की बेरिल्सन विधि है, बेरिल्सन्स मेथड ऑफ कंटेंट एनालिसिस, अंतर्वस्तु विश्लेषण की बेरिल्सन विधि। इन्होंने इसको दो भागों में बांटा है, एक है यूनिट्स और एक कैटेगरीज। यूनिट्स जिसको कहते हैं इकाइयां और कैटेगरीज समवर्गीकरण। यूनिट्स को भी 5 भागों में बांटा है, वर्ड्स, थीम्स, कैरेक्टर, आइटम, स्पेस एंड टाइम। हम देखते हैं कि वर्ड्स अर्थात शब्द, जिसमें हम शब्दों को देखते हैं, साम्यता, स्वतंत्रता, ये शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों से एक अलग तरीके के ही विचार प्रस्तुत होते हैं। थीम्स, थीम्स जिसको हम कहते हैं प्रसंग, कोई भी प्रसंग के माध्यम से, कोई घटना के माध्यम से हम आंकड़ों को लेते हैं तो वो हो जाती है थीम। कैरेक्टर, कोई भी घटना है उसमें चरित्र क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर आप ले रहे हैं, उन चीजों को देखा जाता है। आइटम्स, पद जिसको बोलते हैं, आइटम्स बोलते हैं, इसमें कौन कौन से आइटम्स
लिए जा रहे हैं। स्पेस और टाइम अर्थात समय और काल, कौन से समय कौन सी चीज आपने ली, किस समय ली, इन चीजों को हम देखते हैं। कैटेगरी राइज इसमें है व्हाट इज सेड, मतलब क्या कहा गया है, और हाउ इट इज सेड, क्या कैसे हो गया है। अर्थात हम देखते हैं व्हाट इज सेड, यह क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत 10 शब्द आते हैं। जैसे विषय सामग्री, आपकी विषय सामग्री क्या कहती है, आपकी विषय वस्तु क्या कहती है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है क्या, नहीं। दूसरी दिशा, इसका डायरेक्शन आपका क्या है, जो भी आंकड़े आप एकत्रित कर रहे हैं इसके डायरेक्शन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है। मापदंड, इसके मापने का कोई माप चिन्ह है क्या, इसको मापा जा सकता है क्या। मूल्य, इसमें कौन कौन से मूल्य आ रहे हैं, साधन है, शील गुण है, अभिनेता है, अभिनेता मतलब मेन कैरेक्टर कौन इसमें लीडर कर रहा है, एक्टर कौन है। अगला है स्रोत, उद्गम, लक्ष्य, ये चीजें आती हैं आपकी व्हाट इज सेड। हाउ इट इज सेड, मतलब यह कैसे कहा गया है, अर्थात कथन का स्वरूप किस प्रकार का है, संप्रेषित सामग्री का प्रकार किस प्रकार का है। यूजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस, अंतर्वस्तु विश्लेषण के उपयोग। पहला उपयोग है सिस्टमैटिक मेथड अर्थात व्यवस्थित विधि। हम कहते हैं कि कंटेंट एनालिसिस एक व्यवस्थित विधि है। व्यवस्थित विधि कैसे है, क्योंकि इसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से कार्य किया जाता है और मात्रात्मक रूप से भी कार्य किया जा सकता है। इस अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक सिस्टमैटिक मेथड है। दूसरा उपयोग है इसका रिलियंस फैक्ट्स, रिलिएबल फैक्ट्स अर्थात विश्वसनीय तथ्य। इसके माध्यम से जो तथ्य एकत्रित होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय कैसे होते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, जिनका रिकॉर्ड हम तैयार कर सकते हैं, रिकॉर्ड के रूप में लिखित होते हैं, फिल्म के रूप में भी होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके जो तथ्य होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। वैध तथ्य, वैलिड फैक्ट्स अर्थात इससे प्राप्त जो आंकड़े होते हैं, तथ्य एकत्रित होते हैं, वो वैधता लिए हुए होते हैं। यह तकनीक व्यवस्थित, क्रमबद्ध और मात्रात्मक के गुण वाली होने के कारण पर्याप्त वैध भी होती है, क्योंकि विश्वसनीय होगी, मात्रात्मक होगी, व्यवस्थित होगी तो उसमें वैधता का गुण तो पाया जाएगा ही। अगली विशेषता है स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट अर्थात अतीत की घटनाओं का अध्ययन। अंतर्वस्तु विश्लेषण के माध्यम से हम अतीत की घटनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। इस विधि की सहायता से वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं को रिकॉर्ड करके भी उनका अंतर्वस्तु विश्लेषण किया जा सकता है। अगला है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अर्थात जटिल समस्याओं का अध्ययन। अंतर्वस्तु विश्लेषण के माध्यम से कठिन समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की सहायता से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक समस्याओं का विशेष रूप से जो जटिल समस्याएं हैं उनका विश्लेषण इस तकनीक द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट उपयोग है इसका स्टडी ऑफ कल्चरल ग्रोथ अर्थात संस्कृति के विकास का अध्ययन। इस तकनीक की सहायता से किसी भी संस्कृति के विकास का अध्ययन किया जा सकता है, बशर्ते कि संस्कृति के विकास के रिकॉर्ड उपलब्ध हों। अगर उस संस्कृति के विकास के रिकॉर्ड उपलब्ध होते हैं तो उसका भी अध्ययन हम अंतर्वस्तु विश्लेषण के माध्यम से सरलता से कर सकते हैं। लास्ट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कल्चर्स अर्थात संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन। अंतर्वस्तु विश्लेषण की सहायता से विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जैसे एक संस्कृति के विश्वास मूल्य क्या है, रीति रिवाज क्या है, परंपराएं क्या है, व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन आदि इस तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है। साथ साथ इन्हीं विभिन्न संस्कृति के इन्हीं प्रत्ययों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। डिमेरिट्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस अंतर्वस्तु विश्लेषण के दोष। पहला दोष है व्यक्तिगत अभिनति। हम देखते हैं कि जब अंतर्वस्तु विश्लेषण से यह देखा गया है कि अध्ययनकर्ता को व्यक्तिगत विचारों, व्यक्तिगत भावनाओं, व्यक्तिगत संवेगों आदि का प्रभाव विश्लेषण करते समय पड़ जाता है, जिससे विश्लेषण से प्राप्त परिणाम अभिनति या पक्षपात पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात ये हम दोष कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अभिनति का प्रभाव भी
कंटेंट एनालिसिस पर पड़ता है। दूसरा है फॉल्टी कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेशन मटेरियल, अर्थात प्रलेख और संप्रेषण सामग्री का त्रुटिपूर्ण संकलन। जब हम कोई भी प्रलेख है, डाटा है, कोई संप्रेषण सामग्री है, अगर वो त्रुटिपूर्ण होती है, अच्छा दोषपूर्ण होती है, तो भी ये चीजें हम देखते हैं कि ऐसा विश्लेषण प्राप्त निष्कर्ष की त्रुटिपूर्ण होते हैं। शुद्ध निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि प्रलेख और सामग्री का संकलन हर प्रकार से प्रमाणित होना चाहिए। तीसरा दोष है लिमिटेड स्कोप ऑफ स्टडी, अर्थात सीमित अध्ययन क्षेत्र। अंतर्वस्तु विश्लेषण का क्षेत्र केवल प्रलेख और संप्रेषित सामग्री तक ही सीमित है। इस विधि का परिणाम कितना सत्य होगा, यह संप्रेषण द्वारा प्राप्त सामग्री की सत्यता पर निर्भर करता है। इस विधि द्वारा वह अध्ययन संभव नहीं है जहाँ प्रलेख या संप्रेषण सामग्री उपलब्ध नहीं है। अगला दोष है लो लेवल ऑफ रियलेबिलिटी, अर्थात प्रशिक्षित अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता। हम देखते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा जब हम अध्ययन करते हैं तो एक प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता होती है, लेकिन हम देखते हैं कि अधिकतर प्रशिक्षित अध्यापक नहीं मिल पाते, इनका अभाव पाया जाता है। अगला है प्रॉब्लम्स ऑफ जनरलाइजेशन, अर्थात सामान्यीकरण की समस्या। अंतर्वस्तु विश्लेषण द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं, बहुधा वह परिणाम उसी प्रलेख या संप्रेषित सामग्री तक सीमित होते हैं जिस सामग्री का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार के अंतर्वस्तु विश्लेषण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उन परिणामों के आधार पर सामान्यीकरण करना संभव नहीं होता है। इस विधि में सामान्यीकरण तभी संभव हो जाता है जब प्रलेख और संप्रेषण सामग्री वैज्ञानिक प्रतिचयन पर आधारित हो। अब इसके बाद आता है लो लेवल और रियलिबिलिटी, अर्थात विश्वसनीयता का निम्न स्तर। हम देखते हैं कि जब हम, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपकी विश्वसनीय वैध प्राप्त हो अंतर्वस्तु विश्लेषण के माध्यम से, तो इसके माध्यम से विश्वसनीयता का स्तर भी निम्न पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा क्या होते हैं? मात्रात्मक आंकड़ों का विश्लेषण हम किस प्रकार से देखते हैं? मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण का तात्पर्य है व्यवस्थित आंकड़ों के अध्ययन से अंतर्वस्तु तथ्यों की खोज। आंकड़ों का यथासंभव दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है जिससे नए तथ्यों का पता चल सके। विश्लेषण सचेत, लोचदार व खुले मस्तिष्क से होना चाहिए। आंकड़ों के संग्रहण से पहले विश्लेषण की योजना तैयार करना उपयुक्त रहता है। एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण प्रारंभ करने के लिए गुड, बार और स्केट्स ने 4 सहायक विधियां बताई हैं। पहली है आंकड़ों का अनुमत सार्थक सारणियों पर विचार करना। मतलब सबसे पहले हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, मात्रात्मक आंकड़े एकत्रित करते हैं, तो जो सार्थक सारणियां होती है उन पर विचार करना चाहिए। दूसरा है समस्या के प्राकथन व उसके पहले विश्लेषण की जांच करना, जो पहले हो चुका है उसकी जांच करना और आंकड़ों के मूल अभिलेखों का अध्ययन करना। तीसरा है समस्या को अप्रशिक्षित व्यक्ति की तरह विचारना और समस्या की अन्य व्यक्तियों से चर्चा करना। चौथा है विविध सांख्यिकी गणना करके समस्या का हल ढूंढना। अब है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रदत्तों का मात्रात्मक वर्गीकरण। मात्रात्मक चरों के मापन से प्राप्त होने वाले प्रदत्तों का मात्रात्मक वर्गीकरण करके आवृत्ति वितरण तैयार किया जाता है। मात्रात्मक वर्गीकरण में गुण की मात्रा के आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं। जैसे कि मात्रात्मक क्या होता है, संख्या के रूप में होते हैं। संख्या के रूप में होते हैं तो उनमें गुणों के आधार पर हम देखते हैं अलग अलग गुण की मात्रा लेते हैं, आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ग में आने वाले व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या ज्ञात की जाती है। जैसे हमने एक जगह सारे आंकड़े ले लिए हैं, एक जगह सारे आंकड़े ले लिए, सभी तरह के अनुसूचित जाति के, जनजाति के, जनरल के हैं, ये आपने ले लिया, उनको अलग अलग मात्राओं में आपने लिया।
फिर मात्रात्मक वर्गीकरण का आधार मात्रात्मकों का मान होता है। इस प्रकार के वर्गीकरण में प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुरूप व्यवस्थित करके कुछ क्रमबद्ध वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे हम आंकड़ों को सुबोध बनाने के लिए प्राप्तांकों की किसी भी श्रेणी में ले सकते हैं, जैसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। इस ढंग से प्रस्तुत प्रदत्त वास्तव में प्रत्येक प्राप्तांक को पाने वाले छात्रों की संख्या को बताते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्राप्तांक कितनी बार आया है, अर्थात उसकी आवृत्ति क्या है। जैसे हम देखते हैं 75 छात्रों के रुचि सामान्य का परीक्षण करते हैं, तो जैसे भी आपके 75 छात्र है, 73 नंबर आया, 65 आया, 76 आया, इनको आप क्रम में लेंगे, या तो आरोही क्रम में लेंगे या अवरोही क्रम में होंगे। फिर उनका एक वर्ग बनाएंगे कि जैसे 5 से लेकर 10 में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 20 से लेकर 25 में कितने आ रहे हैं, एक अलग अलग वर्ग बना लेंगे और क्राइटेरिया रखेंगे, 10-10 का डिफरेंस रखेंगे। जैसे 75 छात्राओं का हमने लिया, 75, 20, 25 ये आपके हैं। अगर हम अवरोही क्रम में वर्ग बनाते हैं, जैसे 20 से 29 के बीच में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 30 से 39 के बीच में कितने आ रहे हैं, 40 से 49 के बीच में कितने आ रहे हैं, 50 से 59 के बीच में कितने आ रहे हैं, 60 से 69 के बीच में कितने हैं, 70 से 79 के बीच में कितने हैं। हम देखते हैं कि कितनी संख्या तक आपके हैं, 80 तक है, तो आप 80 तक का ग्रुप बना लीजिए, वर्ग इसी प्रकार का बनाएं। जैसे 10-10 का डिफरेंस लेके बनाया हमने, ये तो हुआ अवरोही क्रम में, और अगर आरोही क्रम में ले तो इसका उल्टा कर देते हैं हम। आवृत्ति वितरण में प्रदत्तों को कुछ वर्गों में वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए प्रदत्त के इस रूप को सामूहिक समंक अर्थात वर्गीकृत प्रदत्त कहा जाता है, जबकि इससे पूर्व दिए गए प्राप्तांकों के समूह को असमूहित समंक। असमूहित समंक वो होता है जो अलग अलग आपके अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, उनको बोलते हैं हम असमूहित समंक। और जब जिनको आपने वर्ग कर लिया, जैसे 20 से 29 अभी बताया, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, तो ये हो जाते हैं आपके वर्गीकृत आंकड़े। इसमें पहले अंकों अर्थात छोटे अंक को निम्न सीमा, जैसे 20 से 29 लिया तो 20 को बोलेंगे निम्न सीमा और 29 को बोलेंगे उच्च सीमा। अब मात्रात्मक आंकड़ों की विशेषताएं क्या क्या है? प्रामाणिक परीक्षणों की सहायता से मात्रात्मक आंकड़ों का संकलन किया जाता है। दूसरी विशेषता, मात्रात्मक आंकड़े विश्वसनीय तथा वैध उपकरण के से एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए सामान्यीकरण अधिक शुद्ध होते हैं। अगला, मात्रात्मक आंकड़ों से प्राप्त निष्कर्षों का अर्थापन सरलता और सुगमता से किया जा सकता है। सार्थकता का स्तर भी निर्धारित किया जाता है। अगली विशेषता है, मात्रात्मक आंकड़ों की अंकन प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ होती है। हम देखते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़ों में क्या अंतर है। गुणात्मक आंकड़े वो होते हैं जिनमें हम विभिन्न गुणों को विभिन्न प्रकार के से रूप से इंगित करते हैं, जिसमें हम गुण की मात्रा को देखते हैं, गुण क्या है, जबकि मात्रात्मक में मात्रा को देखा जाता है। जैसे लिंग, वेद, अध्ययन वर्ग व धर्म गुणात्मक चर है, जबकि प्राप्तांक, छात्र संख्या, मासिक आय ये सब मात्रात्मक चर हैं। जैसे हम देखते हैं 20 हिंदू के लिए आपने, 10 मुसलमान के लिए, 4 ईसाई के लिए, ये आपके गुणात्मक हैं, जबकि हम लेते हैं 40, 45, 48 ये आपके मात्रात्मक स्तर के। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम जब करते हैं, गिलफोर्ड ने कहा है कि औसत वह अंक है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मध्यमान का द्योतक होता है। साधारण शब्दों में हम कहते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का अर्थ औसत है। दूसरे शब्दों में केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस माप से है जो अंक वितरण का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप है, मीन, मीडियन और मोड। इनको केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत लिया जाता है। मीन को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, मध्यमान को MDN से प्रदर्शित करते हैं और बहुलांक को MO से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 5, 10, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, इनमें हम देखते हैं कि टोटल मिला के होता है 75।
75 में हम 5 का भाग देंगे, 75 में हम 5 का भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है, 15 निकल के आता है, अर्थात इसका मीन क्या हुआ, 15 हुआ। और इसको हम देखते हैं कि अगर इनमें से मध्यांक लेना है, मध्यांक अर्थात बीच का, n+1/2, मध्यांक कितना आएगा, 5 + 1/2, अर्थात मध्यांक आएगा इसका 3। और बहुलांक हम देखते हैं, बहुलांक में जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है अर्थात 25, इसमें बहुलांक हो जाएगा। इन तीनों मापों में समय और शुद्धता का अंतर है। मध्यमान सर्वाधिक शुद्ध मान है तथा इसकी गणना में समय अधिक लगता है। मध्यमान की अपेक्षा मध्यांक कम शुद्ध मान है और इसकी गणना में भी कम समय लगता है। बहुलांक मध्यमान और मध्यांक की अपेक्षा कम शुद्ध मान है, इसकी गणना में मध्यमान और मध्यांक की अपेक्षा कम समय लगता है। मध्यमान को अंकगणितीय औसत भी कहते हैं। दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। जैसे 5 विद्यार्थियों के परीक्षण का प्राप्तांक 10, 6, 8, 9, 4 है, तो इनके प्राप्तांकों का औसत होगा, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, 37 आएगा। और इसमें ये 5 अंक हैं, 10, 6, 8, 9, 4, ये 5 अंक हैं, अर्थात 5 का हम भाग देते हैं तो 7.4 आएगा, तो मीन निकल के आया 7.4। ऐसे ही अव्यवस्थित आंकों का मध्यमान के लिए सूत्र है m = σx/n। और व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान जब निकालते हैं तो दीर्घ विधि से भी निकालते हैं और संक्षिप्त विधि से निकालते हैं। दीर्घ विधि से जब गणना करते हैं तो m = σfx/n और संक्षिप्त विधि से जब करते हैं तो m = am + σfd/n × ci। और बहुलांक का जो सूत्र है, बहुलांक का सूत्र होगा आपका 3mdn - 2m, ये आपका बहुलांक का सूत्र है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके सवाल भी बहुत आते हैं, मीन, मीडियन, मॉड कैसे निकाला जाता है। m का अर्थ यहाँ पर मध्यमान होता है, am का अर्थ कल्पित मध्यमान, और f का मतलब आवृत्ति, और d का मतलब कल्पित मध्यमान से विचलन, fd का मतलब आवृत्ति और विचलन का गुणा, और n का मतलब आवृत्तियों का योग, और ci का मतलब वर्गांतर का आकार। थैंक यू।